हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नॉलेज जोन उन्नाव पे। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल एसएससी जीडी यूपी ट्रिपल एससी पेट किसी भी एग्जाम में हिंदी आएगी तो हिंदी वर्णमाला का जो अगर प्रश्न आया तो वो आपका गलत नहीं होगा, इसलिए आप हिंदी वर्णमाला जो है आज पढ़ाने वाले हैं। फिलहाल ये वीडियो कल आपको मिलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश लेट हो गया है, तो ये आज आपको सुबह मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। क्या क्या होता है हिंदी वर्णमाला में, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वर्णमाला चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ हिंदी की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है हिंदी जो है, ये जो हिंदी है आपका फारसी भाषा का शब्द है, पहला पॉइंट है। अगर आपसे कभी पूछते हैं हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी खुद एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है या हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि आपकी हिंदी की है। जो बाएं से दाएं लिखते हैं आप लोग, कोई जैसे हमने ये लिखा है तो बाएं से दाएं की तरफ लिखा हुआ है, तो ये देवनागरी लिपि है। इसी तरह अगर देखिए, अगर आपके जीएस का एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बता रहे हैं, वो पेपर में पूछ सकता है आपकी ऐसी कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये तो बाएं से दाएं आप लिखते हो देवनागरी, लेकिन अगर ये खरोष्टी लिपि आ गई, तो ये जो खरोष्टी लिपि है, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ये आपकी खरोष्टी लिपि है। अब यहाँ पर हिंदी का उद्भव का सही क्रम आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम है, संस्कृत पहले आई है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। तो ये आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है, या डायरेक्ट वो पूछ सकता है हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, ये आपका क्रम है। फिर उसके बाद हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एक मुस्लिम इतिहासकार है अलबर्नी, जिसका एक ग्रंथ है किताबुल हिंद। तो यहाँ पर एक जीएस का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया कि किताबुल हिंद जो है किसका ग्रंथ है, किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए किताबुल हिंद जो है अलबर्नी ने लिखा है। किसने? अलबर्नी ने। और ये हिंदी जो है ना, हिंदी शब्द सर्वप्रथम इसी किताब में, किताबुल हिंद में इसका प्रयोग किया गया है। किताबुल हिंद में ये जो है, भाई आप देख पा रहे हो, ये हिंद जो है किताब उल हिंद ये है ना, तो हिंद जो है इसीलिए इसने बोल रखा है हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुस्लिम इतिहासकार अलबर्नी के ग्रंथ किताबुल हिंद में मिलता है। ठीक है, आगे आपका और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर आ जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर आ जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगर पूछ देता है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो 14 सितंबर 1949 को मिली। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तथा ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर समझो, ये जो आया है ना कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो वर्ण क्या होता है, तो ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है कि ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। शुद्ध डिफिनीशन तो आपकी यही है, सही डिफिनीशन जो है वर्णमाला की वो ये है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपकी जानकारी के लिख दिया, हम के लिए हमने लिखा है, जानकारी के लिए हमने लिखा है कि जो वर्ण होता है, वर्ण, आप वर्ण सोचो क्या है, तो ध्वनि की जो मूल इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया, सबको पता है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में डिवाइड किया गया है आपका हिंदी वर्णमाला। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या लिखा है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ और ऋषि। ये आपके 11 स्वर जो हैं, ये आपके स्वर हैं। 11 हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्वर होते हैं आपके। ये बात आपको समझ में आ गई। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम लोग स्वर बोलते हैं। आगे व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता लेकर किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इनकी संख्या कितनी है? 33। अगर पूछ दे व्यंजन की संख्या कितनी है तो 33 होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाओ। अब ये तो 33 जो है कैसे बन गए? 25 स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं ये आगे आपको जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर कराएंगे हम। 4 ऊष्म व्यंजन इसमें शामिल हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जब आपको व्यंजन पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फिलहाल अभी कि 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ व्यंजन शामिल हैं। आगे आ जाओ। वर्तमान में लेखन के आधार पर स्वर और व्यंजन की संख्या 52 है। क्या बताया हमने? लिखने के आधार पर यानी लेखन के आधार पर स्वर और व्यंजन अगर दोनों मिला दिए जाएं तो 52 हो जाते हैं। लेकिन ये 52 कैसे हुए? उसमें क्या क्या मिलाया जाएगा? अभी आपने पढ़ा है तो 11 स्वर आपने पढ़ा है, 33 व्यंजन पढ़ा है। आपने तो केवल 11 स्वर और 33 व्यंजन पढ़ा है, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये तो 44 हुआ ना। यहाँ 52 कैसे हो गया? तो ये बात पूरी पढ़ो, क्या लिखा है? लेखन के आधार पर यानी लिखने के आधार पर स्वर और व्यंजन की संख्या 52 है। तो देखो बच्चों, 11 स्वर इसमें शामिल है, 11 स्वर आपके शामिल है बिल्कुल। 25 स्पर्श व्यंजन आपके शामिल है, 4 उस व्यंजन शामिल है, 4 अंतस्थ व्यंजन शामिल है। इसमें 4 संयुक्त व्यंजन शामिल हैं, 2 द्विगुण व्यंजन शामिल हैं और 2 अयोगवा व्यंजन शामिल हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखो आपके ये वाले अगर देखे जाएं, ये वाले तो ये आपने 33 तो व्यंजन आपने पढ़ा था अभी और 11 स्वर आपने पढ़ा था, ये वाला तो क्लियर है। उसके बाद आपके 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 2 अयोगवा व्यंजन। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। जोड़ लो, 33 प्लस 11 44, 44 4 48, 48 2 50, 2 52। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 52। ये किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। आगे बढ़ जाओ। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 51। उदय नारायण तिवारी जी जो हैं इन्होंने ऋषि को स्वर नहीं माना है, उनके हिसाब से स्वरों की संख्या 10 है। ये देखो लिखा हमने, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। यही इन्होंने 10 माना है तो ऋषि को नहीं माना, इसीलिए इनका 1 कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि भाई हमने यहाँ लेखन के आधार पर पढ़ा है कि स्वर और व्यंजन की संख्या 52 होती है, इन्होंने बताया कि वर्णों की संख्या 51 होती है, तो इन्होंने 1 कम कर दिया है, तो ऋषि को कम कर दिया है, ऋ से ऋषि। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 45 है। ठीक है, अब ये 45 कौन कौन से इसमें शामिल है ये बात हम आपको बता रहे हैं। इसमें 45 में देखो क्या क्या शामिल है। 10 आपके स्वर शामिल हैं, 25 आपके स्पर्श व्यंजन शामिल हैं, 2 आपके द्विगुण व्यंजन शामिल हैं। ठीक है, और उसके बाद 4 आपके उस व्यंजन शामिल हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन शामिल हैं। अगर इनको जोड़े तो क्या 45 हो रहा है? देखिए 25 10 35, 35 35 2 37, 37 4 41, 41 और 4 45, तो ये 45 हो गए। उसके बाद अगर कभी पूछ दे आपसे कि मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूलतः या सामान्यतः अगर लगा हो वर्ड, स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वहां पर 13 होती है। ये जो 13 है तो ये 13 कैसे हो जाती है? 11 तो आपने पढ़ा ही है स्वर होते हैं, उसमें 2 अंग और आहा भी मिला दिए जाते हैं, तब ये आपके स्वर 13 हो जाते हैं, यानी 13 स्वर आपके हो जाते हैं। अब आगे देखिए स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है भाई। स्वरों का वर्गीकरण देखिए, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, उनमें कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ये आपके मात्रा के आधार पर आपके स्वर होते हैं। तो देखिए ह्रस्व स्वर देखिए क्या होता है। ह्रस्व स्वर होता है जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से उखली, ओ से औरत। तो ये जो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अए, ओ, आओ, ये जो है आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आ जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी कुल स्वर नहीं, कुल स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो कुल जो होते हैं स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उनमें कौन कौन सा? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अगर आज कुल स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, यानी स्वर कुल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार लगाओगे। अगर कुल वर्ड आता है तो तब आप स्वर के प्रकार 3 लगाओगे। लेकिन अगर आता है मात्रा के आधार पर या मुख्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः अगर आ जाता है तो मुख्यतः स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है?
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और अगर आप ऋषि को बनाते हैं तो आपका ऋषि जो है, आप देखें तो ये भी जो है, इसमें भी कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। तो ये जो है ना, इनमें आपका काफी समय लगेगा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा तो वो आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। आगे पुलिस स्वर देखिए क्या होता है। पुलिस स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है, यानी जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर इन दोनों से अधिक समय, यानी इनकी अपेक्षा, यानी इनसे ज्यादा समय लग रहा है, तो वह आपका पुलिस स्वर कहलाता है। पुलिस स्वर में जैसे आपको, आपने मंत्र पढ़ते टाइम ओम का उच्चारण किया है अगर, तो आपने देखा होगा ओम, ओम का उच्चारण करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए ओम के उच्चारण में आपने देखा होगा उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, इसलिए ये पुलिस स्वर कहलाता है। ठीक है, इनका ज्यादातर ये जो है पुलिस स्वर जो होते हैं ये संस्कृत है, संस्कृत का वैसे है स्वर, तो इसीलिए इसमें ज्यादा, यानी इसका मंत्रों में, ज्यादातर मंत्रों में इसका प्रयोग होता है, मंत्रों में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, मंत्रों के उच्चारण में, ठीक है, मंत्रों के उच्चारण में ज्यादा समय इसमें लगेगा। ठीक है, तो पुलिस स्वर जो होता है इसका उपयोग आप मंत्रों के उच्चारण में कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, और जैसे ओम लिखा है तो इसमें पुलिस स्वर है। बाकी दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे जिसके उच्चारण में, वो आपका दीर्घ स्वर है। और ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर आपका जिसमें कम समय लगे उच्चारण में, वो ह्रस्व स्वर है। तो ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। देखिए, मूल स्वर क्या होता है, जिनका खंडन हम कर ही नहीं सकते हैं, जिनका खंडन न हो, यानी जिन स्वरों का निर्माण एक खंड से हुआ हो, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसका खंडन कर ही नहीं सकते। तो आपने कितने स्वर ऐसे पढ़े हैं जो मूल स्वर हैं? जैसे 4 स्वर हैं, कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये ऋषि आपका, इसका जो है आप खंडन नहीं कर सकते, इसलिए ये 4 स्वर जो है आपके मूल स्वर हैं। संधि स्वर क्या होते हैं? देखिए, संधि, संधि करना मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच संधि होती है, समझौता होता है, उसे संधि कहते हैं। तो अगर दो शब्द स्वरों से मिलकर कोई स्वर बनता है तो उसे संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, संधि स्वर कहते हैं। तो जैसे आप, यानी जिन स्वरों के निर्माण में दो खंड के द्वारा होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। क्या पढ़े, समझ में आया यहाँ पर कि जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के द्वारा होता है उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। आगे नीचे लिख दिया हमने, संधि स्वर के दो प्रकार होते हैं। संधि स्वर के प्रकार कितने हैं? दो। एक होता है सजाती स्वर, एक होता है विजातीय स्वर। देखिए, सजाती स्वर क्या होता है? सजाती स्वर होता है, सजाती स्वर हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं क्या होता है। सजाती, एक मिनट, गलत हो गया, सजाती स्वर लिखना था ये। ठीक है, सजाती स्वर लिखना था इसको। ठीक है, क्या लिखना है? सजाती स्वर। चलिए लिखते हैं सजाती स्वर। तो देखते हैं क्या होता है, सजाती स्वर कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट, इंक का कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। चलिए आइए, ठीक है, तो हम लोग इंक का कलर चेंज करते हैं, लिखते हैं सजातीय स्वर। ठीक है, सजातीय स्वर क्या होता है बच्चा? सजातीय स्वर समझो, सजातीय स्वर होता है जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं। जो स्वर, जो स्वर समान जाति से, समान जाति के योग से, समान जाति के योग से निर्मित होता है। ठीक है, निर्मित होते हैं। समान जाति का कहने का मतलब, देखो भाई, उदाहरण आपको बताते हैं जैसे क्या हो सकता है। उदाहरण जैसे आप मान लो बड़ा आ जैसे है, तो बड़ा आ किसके किसके योग से मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटा आ, तभी तो बड़ा आ बना है।
इसी तरीके अगर मान लेते हैं हम बड़ी ई देखें, तो बड़ी ई जो है वो भी तो छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनी है, ठीक है। अगर हम बड़ा ऊ देखें तो बड़ा ऊ जो है हमारा वो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के योग से मिलकर बना है। तो ये देखो समान जाति के योग से मिल रहा है, देखो छोटा आ से तब बड़ा आ बन रहा है, तो ये समान जाति के योग से बनना है, इसलिए यानी यहाँ पर सजातीय स्वर कौन कौन से मिले आपको, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जो है ये सजातीय स्वर है, ठीक है। अब इसी तरीके अगर यहाँ पर विजातीय स्वर आपसे पूछ दिया जाए, क्या, विजातीय स्वर, ठीक है, विजातीय स्वर। तो अगर हम विजातीय स्वर देखें क्या होते हैं, जो विभिन्न जाति के योग से निर्मित हों तो वो विजातीय स्वर होते हैं। क्या है, जो विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर निर्मित में ये यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा, ठीक है। क्या बताया हमने, जो विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं, ठीक है, निर्मित होते हैं। तो आपने पढ़ लिया, दोबारा से क्या लिखा है, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर क्या है, जो विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। अब विजातीय स्वर में क्या आता बच्चा, जैसे ए क्या होता है, किसके योग से बनता है, आ प्लस ई के योग से बनता है ए। और जो आपका आय बनता है, इसके बाद आय बनता है आय जो होता है ना, वो आपका छोटा आ और प्लस में ए, ये वाला ए जो होता है इसके योग से मिलकर बनता है। अब इसके बाद आपका बचता है ओ, क्या है, ओ। तो ओ किसके योग से मिलकर बनता है, समझो, ओ जो है आपका आ प्लस ऊ के योग से मिलकर बनता है ओ। और जो आओ होता है वो बनता है आ प्लस ओ के योग से मिलकर बनता है। तो आपने पढ़ लिया कि विजातीय स्वर क्या होते हैं और सजातीय स्वर क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा समझिए। सजातीय स्वर, देखिए संधि स्वर के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं, सजातीय स्वर जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। बड़ा आ का जो है निर्माण जो होता है छोटा आ प्लस छोटा आ के निर्माण से होता है। बड़ी ई का निर्माण छोटी ई प्लस छोटी ई से होती है। और बड़ा ऊ का निर्माण छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, यानी समान जाति के योग से, यानी समान जाति के स्वर जो देखिए यहाँ पर एक जैसे स्वरों के निर्माण से हो रहा है। फिर आगे आ जाओ, विजातीय स्वर जो विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ए आया है तो आ प्लस ई से मिलकर बनता है ए। आय आया है यहाँ पर आय, तो आय जो होता है आ प्लस ए के योग से मिलकर बनता है। और जो ओ आता है वो आ प्लस ऊ के योग से मिलकर बनता है। और जो आओ आता है आओ आता है आ प्लस ओ के योग से मिलकर बनता है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी हमारे हिसाब से कि सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं। अगर सजातीय स्वर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यही तीन थे। विजातीय स्वर में आपका क्या है, विजातीय स्वर में ए है, आए है, ओ है और आओ है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, सजातीय विजातीय समझ में आ गया हो गया। अब बात आती है जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव के आधार पर, यानी जीव के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर वो होता है जो जीव जब हम उच्चारण करें उसका तो जीव के आगे वाले हिस्से से उसका उच्चारण हो। अगर मध्य स्वर देखें तो मध्य जो स्वर होता है उसका उच्चारण हम लोग जीव के मध्य वाले भाग से करते हैं। पश्च स्वर वो कहलाता है जिसका उच्चारण हम करें तो हमारी जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम करे, यानी पीछे से उच्चारण हो, जीभ के पीछे वाले हिस्से से उच्चारण हो, तो उसे पश्च स्वर बोलते हैं। तो अग्र स्वर हमने बता दिया जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्य करता है, ठीक है। मध्य भाग में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो। पश्च स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो, यानी कार्य करता हो, तो वहां पर पश्च स्वर होगा। अब कौन कौन से स्वर हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं अग्र भाग से, तो देखिए छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए, इनका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो जीभ के अग्र भाग से करते हैं। मध्य भाग का बहुत ही आसान सा है, केवल एक ही है, छोटा आ जो होता है ये मध्य भाग से
उच्चारण करते हैं। कभी आ जाए मध्य स्वर पहचानिए, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से पहचानना है। तो मध्य स्वर जो होता है छोटा आ होता है। अब आ जाइए पश्च स्वर। पश्च स्वर जो होता है जिसका उच्चारण करेंगे तो जीभ का पीछे वाला हिस्सा कार्य करेगा। तो इसमें जितने बचे वो सारे आ जाएंगे। आपको ये केवल याद कर लो, बाकी पश्च वाले का हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा बाकी रह गया? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। उसके बाद एक और आपका जो आपने देखा होगा, जैसे डॉक्टर वगैरह लिखते हैं तो ये वाला आ, ये वाला आ की मात्रा लगती है, तो ये वाला आ भी आपका पश्च स्वर है, ये वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई। हम लोग डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में ये वाला मात्रा लगाते हैं, तो इसमें यही वाला तो आ काम में आया है, तो ये वाला है। ठीक है, अब उसके बाद आता है उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर, यानी ओठ जो है हमारे, उनके आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो उनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण केवल 2 प्रकार से हुआ है। कौन कौन से? आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी क्या होता है बच्चा? जिनके उच्चारण में आपका ओठ गोलाकार हो जाए वह वृत्त आवृत्तमुखी होते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसके जिसके उच्चारण में ओठ गोलाकार या वृत्तमुखी ना हो। ठीक है, देखिए वृत्त, वृत्त मतलब होता है गोल, ठीक है, गोला, और आवृत्त जो गोला नहीं है। तो इसीलिए अगर आपके ओठ जो हैं अगर वो गोलाकार नहीं हुए, अगर आप उनको उच्चारण करते हो, तो जिन उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं वो आपके आवृत्तमुखी, जिनमें ओठ आपके गोलाकार हो जाए वो वृत्तमुखी। तो कौन कौन से स्वर हैं जो आवृत्तमुखी होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और ए और आए। ये जो है ना, ये आपके 6 जो है स्वर होते हैं जिनमें आवृत्तमुखी होता है, जिसमें आपका ओठ जो है वो गोलाकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए गोले को हमने काट दिया एग्जाम्पल आपको समझाने का टाइम। वृत्त मुखी स्वर में गोलाकार होगा, तो गोलाकार होगा यानी जिनके उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं? जैसे आप ऊ ऊ करते हो तो आपका ओठ जो है गोलाकार बिल्कुल हो जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ओ और आओ। तो ये वाले है ना, और एक ये वाला डॉक्टर वाला आ, टॉफी, डॉक्टर ऐसा लिखेंगे तो ये वाले जो है ना, इसमें आपका जो ओठ होता है ये वृत्तमुखी हो जाता है, इसलिए ये वृत्तमुखी है। ठीक है, आगे देखो, मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर के प्रकार, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, आप इनको याद ही कर लीजिएगा, जैसे लिखेंगे बस याद कर लीजिएगा आप। इसमें 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है, मुख खुलने के या मुख विवर के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवर्तमुखी, अर्ध संवृत स्वर, है ना। उसके बाद विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो इसको देखो क्या होता है, संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है। संवृत स्वर क्या है? इसमें आपका मुख बंद रहता है, मुख बंद रहता है। ठीक है, मुख बंद रहता है, ये बात है। कौन से ऐसे हैं? इसमें आपके समृत जो स्वर होते हैं, इसमें कौन सा आता है? इसमें आपका छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, छोटा ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है। ये 4 आते हैं समृत मुखी, जिसमें मुंह बंद रहता है। ई, बड़ी, ऊ, ऊ आप उच्चारण करोगे तो आपका मुख ज्यादा नहीं खुलता है। अर्ध समृत, समृत की अपेक्षा थोड़ा मुख खुलता है। अर्ध समृत में क्या होता है? थोड़ा मुख खुलता है आपका। ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप, समृत की अपेक्षा थोड़ा मुख खुलता है। ठीक है, थोड़ा मुख खुलता है, ये है। अब इसमें उदाहरण में क्या आएगा? देखिए ओ आएगा ये वाला और ए आएगा, ये अर्ध संवृत्त में आते हैं। ठीक है, अब आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या होता है? विवृत स्वर जो होता है सबसे अधिक मुख खुलता है। इसमें क्या होता है? सबसे अधिक मुख खुलता है, सबसे अधिक मुख खुलता है, मुख खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पर जैसे बड़ा आ हम लोग बोलेंगे आ, तो ये जो है ना पूरा मुख, सबसे ज्यादा मुख हमारा खुल जाएगा इसमें। अर्ध विवृत क्या होता है?
विवृत्त की तुलना थोड़ा कम मुख खुलता है। ये जो विवृत्त है ना, इसकी विवृत्त की तुलना में विवृत्त की तुलना में विवृत्त की तुलना में तुलना, ठीक है, तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है, थोड़ा कम मुख खुलता है, थोड़ा मुख कम खुलता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसके उदाहरण में क्या लिखेंगे? इसके जैसे बचे हुए कौन कौन से? छोटा आ बचा है, आए बचा हुआ है, आओ बचा हुआ है, और ये डॉक्टर वाला आ बचा हुआ है। ठीक है, तो इतना है इसमें आपका अर्ध विवृत्त में। दोबारा से इसको हम पढ़ाते हैं ताकि यही आपको याद हो जाए। समृद्ध स्वर क्या होते हैं? मुख बंद रहता है, इसमें आपका मुख बंद रहता है, जिसमें ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आता है, ये समृद्ध स्वर होता है। अर्ध समृद्ध स्वर होता है, समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा मुख खुलता है, यानी थोड़ा मुख खुलता है समृद्ध की अपेक्षा, इसमें बंद रहता है, इसमें थोड़ा खुलता है। ओ और ए। विवृत्त स्वर होता है, सबसे अधिक मुख खुलता है, जिसमें बड़ा आता है। उसके बाद अब अर्ध विवृत्त होता है, विवृत्त की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है। ठीक है, जैसे इसमें समृद्ध में मुख बंद रहता है, अर्ध समृद्ध में थोड़ा मुख खुलता है। वैसे विवृत्त में सबसे अधिक मुख खुलता है और अर्ध विवृत्त में आपका थोड़ा कम मुख खुलता है। आ और ए और औ और आ, ये वाले। उसके बाद कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए, जो पेपर में सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। अर्ध स्वर क्या होता है? या और वाह एक अर्ध स्वर है, याद कर लीजिए। कंठ स्वर मतलब हम ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण कंठ से करते हैं? तो छोटा आ और बड़ा आ कंठ से करते हैं। फिर उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई तालव्य से करते हैं, यानी हम लोग तालव्य से या तालु से किसका उच्चारण करते हैं? स्वरों में छोटी ई बड़ी ई, स्वर की बात है, व्यंजन की नहीं। छोटी ई बड़ी ई, और कंठ में छोटा बड़ा। मूर्धन्य से यानी मूर्धा से हम लोग किस स्वर का उच्चारण करते हैं? तो ऋषि का। ठीक है, मूर्धन्य में देखो रा आया है, इसलिए ऋषि, याद कर लो या नहीं बोल पाओगे आप। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या होता है? ज्यादातर देखो ओष्ठ, ओष्ठ में देखो ये जो ऊ बनना है, अगर ओ देखें तो ओ के पहले क्या यहाँ पर ये बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है कि नहीं? ये तो ये ओष्ठ याद कर लेना कि ओष्ठ जो स्वर होते हैं तो कौन से होते हैं? छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ओष्ठ स्वर है। उसके बाद कुछ और है थोड़े बहुत। कंठ ओष्ठीय स्वर, यानी कंठ और ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों का मिला के कहां से मतलब उच्चारण जो होता है कौन से स्वर होते हैं? तो उसमें आपका ओ और औ, ओ और औ, ये आपके ये जो ओ है और औ है, ये आपका कंठ ओष्ठीय स्वर है। ठीक है, कंठ ओष्ठीय स्वर। फिर उसके बाद कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? ए और अय, ए और अय आपका कंठ तालव्य स्वर है। फिर उसके बाद प्राकृतिक स्वर। प्राकृतिक स्वर कौन से होते हैं? प्राकृतिक स्वर देखो, कंठ तालव्य स्वर समझ में आए, ए और अय। प्राकृतिक स्वर छोटा आ, छोटी ई और ऊ। उसके बाद उदासीन स्वर है आपका ये छोटा आ। ठीक है, उदासीन स्वर है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? भाई आपने पढ़ा था संस्कृत, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो हमारी हिंदी है तो इसका उद्भव का क्रम कैसे है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट्ट है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश अवहट्ट, तब हिंदी आई थी। तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे ये आपसे बोल रहा है। तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो 8 स्वर मौजूद थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में आ चुका है इसलिए हमने लिखाया है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो 8 स्वर मौजूद थे। कौन कौन से? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए और ओ। यहाँ पर अय नहीं मौजूद था और औ नहीं मजबूत सॉरी मौजूद था, औ नहीं मौजूद था यहाँ पर, यानी था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हों और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अपने कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट करना है हमें, तो आप हमें बताइए, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उस पे जो आपके डाउट हैं उनको हम क्लियर कर सकें, जो आपकी समस्याएं हैं उनका सुझाव कर सकें। तो आप हमें अपने रिव्यू जो है कमेंट करके जरूर साझा करें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप मैथ मैथ, जीएस की प्रैक्टिस, रीजनिंग रीजनिंग, हिंदी आपको हम पढ़ा ही रहे हैं, और कंप्यूटर, इतने सब्जेक्ट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपकी तैयारी हम बेहतरीन करा सकें और आप हम अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपको ये जो हमने आज पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये जो आज पढ़ाया गया है इसकी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सकें और हमारे चैनल से जुड़ सकें। आप यही जो कोर्स हमने आपको पढ़ाया है, यही जो कोर्स है, अगर आप किसी कोर्स इस मतलब ये जो हिंदी है, हिंदी को आप परचेज़ करेंगे किसी कोर्स में, तो आपसे अच्छा खासा पैसा लिया जाएगा और यही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो हमने आपको पढ़ाया है। ये आपको हम फ्री पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता हो आपको फ्री में वैल्यू समझ में ना आए, लेकिन ये फ्री कंटेंट आपको हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए इस बात को, यही जो कंटेंट है आप काफ़ी पैसा देंगे तब ये कंटेंट आपको मिलेगा, और आप यकीन मानिए कि पेपर में आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन अगर आया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।